आपका प्रसाद स्टडी विद प्रसाद में बहुत हार्दिक स्वागत है। फिर से हम लोगों ने कल एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में फिर से स्टडी करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के वेस्ट में देखते हैं तो अटलांटिक ओशियन देखने को मिलता है और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ईस्ट में जाकर देखते हैं तो इंडियन ओशियन आपको देखने को मिलता है। इसी के बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टोटल 55 कंट्रीज देखने को मिलते हैं। आपको इस मैप से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो 55 कंट्रीज देखने को मिलते हैं। आपके ऑलमोस्ट 55 कंट्रीज जो हैं वो देखने को मिलते हैं। टोटल 55 कंट्रीज हैं, जिसमें से लैंड एरियाज में जो बात करें तो 49 कंट्रीज हैं। लैंड एरियाज में बात करते हैं 49 कंट्रीज हैं और यहाँ पे टोटल आइलैंड्स की बात करते हैं तो टोटल आइलैंड जो हैं वो 6 आइलैंड है। टोटल आइलैंड्स की बात करते हैं तो 6 है, तो टोटल मिला के जो होते हैं वो 55 हो गए यहाँ पे टोटल कंट्रीज। सबसे एरिया वाइज बात करते हैं तो सबसे बड़ा कंट्री जो है यहाँ पे एरिया वाइज में वो अल्जीरिया है। सबसे बड़े कंट्री की बात करते हैं तो वो अल्जीरिया है। होप कि आप मेरी वॉइस सुन के आप अपने नोट्स क्लियर कर लेंगे। बाकी प्रॉपर तरीके के जो नोट्स होंगे वो हम लोग 1 मार्च से पीडीएफ के साथ में प्रॉपर तरीके से डीप नॉलेज के साथ में हम लोग स्टडी करेंगे इसके बारे में। अभी तक हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में नॉलेज ले लेते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर पुटअप किया जाता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट से या लास्ट मेरे वीडियोज़ में करवाए गए एशिया कॉन्टिनेंट से कुछ भी क्वेश्चंस अगर पुटअप किए जाते हैं तो हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन इन सब चीज़ों की होनी चाहिए। पहले डीप नॉलेज लेने से पहले हम लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन लेनी जरूरी हो जाती है यहाँ पे। तो हम बात करते हैं अफ्रीका के एरिया वाइज में सबसे बड़ा कंट्री जो है वो अल्जीरिया है। और वहीं अगर पॉपुलेशन वाइज की बात करते हैं तो सबसे बड़ा कंट्री पॉपुलेशन में सबसे बड़ा कंट्री जो है वो नाइजीरिया है। पॉपुलेशन वाइज की बात करते हैं तो सबसे बड़ा कंट्री नाइजीरिया है और नाइजीरिया में ही यहाँ पे 2 जनजातियाँ रहती हैं। नाइजीरिया में ही आपकी 2 जनजातियाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ पे 2 जनजातियों के बारे में जरा देखते हैं कि क्यों इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है नाइजीरिया में जो आपकी प्रेजेंट है 2 जनजातियाँ। देखते हैं जरा क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पे 2 जनजातियाँ मिलती हैं। कौन कौन सी जनजातियाँ हैं? एक तो है हाउसा जनजाति, एक है हाउसा जनजाति और एक है फुलानी जनजाति। फुलानी जनजाति, हाउसा जनजाति क्या होती है? हाउसा जनजाति जो है मोस्टली फार्मिंग के ऊपर डिपेंड होती हैं या कृषक या फार्मिंग के ऊपर हाउसा जनजाति जो होती पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। वहीं फुलानी जनजाति जो है वो पूरी तरीके से पशुपालन करती हैं। फुलानी जनजाति जो होती है यहाँ पे जो भी पाई जाती हैं आपकी नाइजीरिया में वो पशुपालन के ऊपर डिपेंड होती हैं। हम लोगों ने सबसे बड़ी कंट्री की बात कर ली थी अल्जीरिया की एरिया वाइज में और पॉपुलेशन वाइज में भी हमने सबसे बड़ी कंट्री की बात कर ली थी। लेकिन अब सबसे छोटा कंट्री क्यों पीछे रह जाए? सबसे छोटा कंट्री जो है अफ्रीका का वो है सेशल्स। अफ्रीका का एरिया वाइज में सबसे छोटा कंट्री जो है वो सेशल्स। यहीं पे हमें एक आइलैंड देखने को मिलता है। यहीं पे यहाँ पे इंडियन ओशियन में बढ़ती है तो यहाँ पे एक आइलैंड देखने को मिलता है, उसे बोलते हैं मेडागास्कर। अगर हम लोग आपने एशिया का कॉन्टिनेंट के बारे में देखा होगा तो मैंने वहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में बताया था कि इंडियन ओशियन में ही आपका एक इंडियन ओशियन का सबसे बड़ा आइलैंड देखने को मिलता है, वो है आपका मेडागास्कर। अफ्रीका के अगर आप ईस्टर्न पार्ट में जाएंगे तो आपको मेडागास्कर देखने को मिलेगा, यहाँ का सबसे बड़ा आइलैंड मेडागास्कर आइलैंड आपको। और अफ्रीका का लैंड एरिया, मेडागास्कर आइलैंड और अफ्रीका का लैंड एरिया के बीच में एक चैनल जाता है। इस चैनल का नाम दिया गया मोजाम्बिक चैनल। इस चैनल का नाम बोला जाता है मोजाम्बिक चैनल। इस चैनल का नाम दिया गया है मोजाम्बिक चैनल। और इसी के आगे बढ़ते हैं जरा हम लोग। अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में नॉर्थ ऑफ अफ्रीका बोला जाता है। अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट पार्ट को नॉर्थ ऑफ अफ्रीका के नाम से भी बोला जाता है या हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से भी बोला जाता है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सोमालिया, जहाँ पेन चले आप देखिएगा वहाँ पे सोमालिया, यूथोपिया और जिबूती। सोमालिया, यूथोपिया और जिबूती, ये 3 आइलैंड्स हमें देखने को मिलते हैं। सोमालिया, यूथोपिया और जिबूती। और ये 3 कंट्रीज देखने को मिलते हैं और ये 3 कंट्रीज से मिलकर आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनता है। ये पशुपालन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एरिया। इसी अफ्रीका कॉन्टिनेंट से
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर पास होती हैं। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से 0 डिग्री लाइन यानी कि इक्वेटर अफ्रीका के 7 कंट्रीज से पास होकर जाता है। अफ्रीका के टोटल 7 कंट्रीज से होकर पास होकर जाता है। अफ्रीका के टोटल 7 कंट्रीज से पास होकर जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ डिजर्ट्स के बारे में, यहाँ देख लेते हैं अफ्रीका में। तो ये आपको इस स्लाइड्स में देखने को मिल जाएंगे। कालाहारी डिजर्ट आपको देखने को मिलेगा। कालाहारी डिजर्ट आपको अफ्रीका के सदर्न पार्ट में देखने को मिलेगा। यहाँ पे 3 कंट्रियाँ सिचुएटेड हैं। कालाहारी डिजर्ट 3 कंट्रीज में स्प्रेड है या फैला हुआ है। तो वो कंट्रीज कौन कौन सी हैं, इन तीनों का नाम लेना हो आप लिख सकते हैं। कालाहारी डिजर्ट किन 3 कंट्रीज के साथ में फैले हुए हैं? एक है नामीबिया, सेकंड बोट्सवाना, थर्ड साउथ अफ्रीका। इन 3 कंट्रीज के साथ में स्प्रेड है आपका। इसके बाद में बात करते हैं तंजानिया के ईस्ट में। तंजानिया आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तंजानिया जहाँ पे आपको मैं पेन चलाऊँ तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे तंजानिया। तंजानिया के ईस्ट पार्ट में जाएंगे तो तंजानिया के ईस्टर्न पार्ट में आपको देखने को मिलेगा इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन में ही आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 आइलैंड है छोटे से। आप जरा ढंग से देखें गौर से, तो यहाँ पे 2 आइलैंड देखने को मिलेंगे तंजानिया के ईस्ट पार्ट में इंडियन ओशियन में। उन 2 आइलैंड्स का नाम है यहाँ पर पेम्बा और जंजीबार आइलैंड। पेम्बा व जंजीबार आइलैंड्स, इन दोनों का नाम दिया गया है पेम्बा व जंजीबार आइलैंड्स। अब ये आइलैंड इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, हम इनके बारे में क्यों जान रहे हैं? पूरे अफ्रीका के बारे में हम लोग तो सीखेंगे बाद में, लेकिन इन 2 आइलैंड के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं कि भाई यहाँ पे पेम्बा और जंजीबार आइलैंड में वर्ल्ड का 90% जो हम लोग लौंग का उत्पादन करते हैं, किस चीज़ का? लौंग का जो उत्पादन करते हैं हम लोग, ये लौंग का उत्पादन मोस्टली पूरे वर्ल्ड का 90% इन्हीं 2 आइलैंड्स में होता है। इसी के बाद बात करते हैं अफ्रीका में ही आपको डेकेंसबर्ग पर्वत भी देखने को मिलेंगे। अफ्रीका में ही आपके डेकेंसबर्ग पर्वत भी देखने को मिल जाते हैं आपके। नेक्स्ट है इसी में एटलस की सबसे यहाँ पे एटलस रेंज गई हुई है। यहाँ पे एटलस रेंज गया है। एटलस की सबसे ऊंची जो चोटी है, एटलस की जो सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पे, उसका नाम दिया गया है माउंट ट्यूबकल। माउंट ट्यूबकल, माउंट ट्यूबकल, याद रखिएगा इस चीज़ को शॉर्ट में, ट्यूबकल माइंड में याद कर लीजिएगा ज़रा इसको, ठीक है, ट्यूबकल। इसी के बाद में पूरे अफ्रीका में वोल्केनो की बात करते हैं। जब हम लोग ने माउंटेन को बात जिक्र की है तो वोल्केनो के बारे में भी देखते हैं। तो यहाँ पे पूरे अफ्रीका में एक वोल्केनो पाया जाता है जिसका नाम है माउंट कैमरून। यहाँ पे बस एक ही आपका वोल्केनो पाया जाता है, वो है माउंट कैमरून। अफ्रीका में ही आपकी विक्टोरिया लेक है, और विक्टोरिया लेक जो है वो इक्वेटर में पड़ती है। विक्टोरिया लेक जो इक्वेटर में पड़ती है, और विक्टोरिया लेक जानना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि यहीं से पूरे वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर नाइल निकलती है। यहीं से वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर नाइल निकलती है। कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया लेक से। कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया लेक से। विक्टोरिया लेक से कौन सी रिवर निकलती है? यहाँ पे नाइल रिवर निकलने को मिलती है। यहाँ पे ये रिवर आगे जाके किन किन कंट्री से पास होती तो हम देखते हैं। ये रिवर आगे जाके आपके नॉर्थ सूडान, साउथ सूडान, मिस्र से आगे निकलते हुए जाती है, मिस्र से होते हुए पास होते हुए जाती है। अभी हम लोगों ने बात किया था विक्टोरिया लेक। तो विक्टोरिया लेक यहाँ पे 3 कंट्रीज के साथ में बाउंड्रीज भी बनाती हैं। विक्टोरिया लेक यहाँ पे 3 कंट्रीज के साथ में बाउंड्री बनाती, तो वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं तो उनका नाम मैं रिपीट करूँगा बार बार, 2-3 बार। आप चाहे तो नोट्स में आप लिख सकते हैं। विक्टोरिया लेक 3 देशों के साथ सीमा बनाती है। एक है तंजानिया, एक है युगांडा और एक है केन्या। इन तीनों के साथ में विक्टोरिया लेक अपना सीमा बनाती है। यहाँ पर ही एक लेक है टंगनिका लेक। यहाँ पर ही एक लेक है टंगनिका लेक,
जो किन कंट्री के साथ में सीमा बनाती? टंगनिका। आई रिपीट, टंगनिका। आप मेरे वर्ड से आप क्लियर कर सकते हैं इसे, टंगनिका लेक। ये तंजानिया, कांगो और जाम्बिया के साथ में, तंजानिया, कांगो और जाम्बिया के साथ में बाउंड्री शेयर करती है। यहीं पे ये आपको एक और लेक का नाम ले रहा हूँ, मालावी लेक। ये किस कंट्री के साथ में बाउंड्री शेयर करती है? तो इरेज करते हैं, ज़रा फिर बताते हैं आपको मालावी लेक के बारे में। थोड़ा सा बच्चों, थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि एक मार्च तक आप थोड़ा सा ऐसे ही नोट्स बनाएं एंड बेसिक नॉलेज लें, उसके बाद में हम लोग डीप स्टडी करना शुरू करेंगे एक अच्छे पैटर्न के साथ में। तो मालावी लेक जो है, मालावी लेक किन कंट्री के साथ में सीमा बनाती है? तंजानिया, मालावी और मोजाम्बिक। आई रिपीट वंस अगेन, तंजानिया, मालावी और मोजाम्बिक, ये 3 कंट्री के साथ में मालावी लेक जो है अपनी बाउंड्री बनाती है। इसी के बाद में बात करते हैं, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लेक और है, वो लेक का नाम है टुर्कन लेक। उस लेक का नाम है टुर्कन लेक। ये कहाँ पे है, किस कंट्री में है, ये चलो देखते हैं हम लोग ज़रा इरेज करने के बाद में। टुर्कन लेक, आई रिपीट, टुर्कन लेक आपका पड़ता है केन्या में। टुर्कन लेक जो है आपकी वो पड़ती है केन्या में। टुर्कन लेक आपको देखने को मिलता है केन्या में। टुर्कन लेक, TURKAN, टुर्कन लेक आपका केन्या में देखने को मिलता है। यहाँ पर ही एक ताना लेक भी है। ताना लेक जो है वो किस कंट्री का पार्ट है, ये किस कंट्री में पड़ती है? तो ताना लेक जो है वो आपकी इथोपिया में पड़ती है। ताना लेक जो है आपकी वो यूथोपिया में पड़ती है। ताना लेक, TANA, ताना लेक, ये आपकी यूथोपिया, आप मैप में देख सकते हैं, यूथोपिया में देखने को आपको मिलेगी। अब हम देखते हैं कि नाइल जो है रिवर जो फ्लो करती है वो लास्ट में जाती कहाँ पे? तो नाइल रिवर जो है लास्ट में आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे कि मेडिटेरियन सी। नाइल रिवर लास्ट में अपना जो जल है वो मेडिटेरियन सी में जाकर, ये मेडिटेरियन सागर में जाकर पूरा जल प्रवाहित कर देती है, गिरा देती है। इसी के बारे में बात करते हैं आगे। विक्टोरिया, यहाँ पे विक्टोरिया लेक की बात की थी, तो यहाँ से व्हाइट नाइल निकलती है। विक्टोरिया से यहाँ पे व्हाइट नाइल निकलती है और इथोपिया से ब्लू नाइल निकलती है। फिर से मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ इरेज करने के बाद में। विक्टोरिया से व्हाइट नाइल निकलती है, विक्टोरिया से आपकी, एक बार रिपीट, विक्टोरिया से आपकी व्हाइट नाइल निकलती है, आपकी समथिंग रॉन्ग, विक्टोरिया से आपकी व्हाइट नाइल निकलती है, और मैं लिखने के बाद बोलता हूँ, विक्टोरिया से आपकी व्हाइट नाइल निकलती है और इथोपिया से आपकी ब्लू नाइल निकलती है। इथोपिया से आपकी कौन सी नाइल निकलती है? ब्लू नाइल निकलती है। अच्छा, तो क्या करें, विक्टोरिया से आपकी 2 नाइलें, विक्टोरिया से व्हाइट नाइल और इथोपिया से ब्लू नाइल। अब ये होगा क्या इनका? ये दोनों ही नाइल्स आपस में मिल जाती हैं, ये दोनों ही नाइल्स रिवर आपस में मिल जाती। कहाँ मिलती हैं, किस कंट्री में मिलती? तो आपको यहाँ पे बच्चों देखने को मिल रहा होगा सूडान। सूडान में जाकर ये दोनों ही रिवर व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल आपस में मिल जाती हैं। नोट्स आप बनाते चलें, बेसिक जानकारी लेते चलें। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे। यहाँ पे एक नाइल रिवर में ही आपका डैम बना हुआ है। काफ़ी ज़्यादा बच्चों एग्ज़ाम पेपर वगैरह में SSC वगैरह में लास्ट 2 या 3 ईयर में ऐसे क्वेश्चन बहुत पुटअप किए जाते हैं। रेलवे के एग्ज़ाम वगैरह में काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं कि आसवान डैम किस रिवर में बना हुआ है। तो आसवान डैम जो है आपका, आसवान डैम आपका जो है वो नाइल रिवर में ही बना हुआ है। नाइल रिवर में ही आसवान डैम बना हुआ है। तो अच्छा, ये किस कंट्री में बना हुआ है, ये भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है काफ़ी टाइम्स तक। ऐसे किस लेक में कौन सा डैम बना हुआ है या कौन सा डैम किस कंट्री में है, इससे रिलेटेड 1 वर्ड क्वेश्चन आजकल सारे ही आपके गवर्नमेंट एग्जाम के लिए फर्स्ट चॉइस बन चुके हैं। तो इनकी प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा करके चलिए ताकि आपका ये पार्ट मजबूत होता रहे और आपको पूरे नंबर मिले। हम थे यहाँ पे आसवान डैम के बारे में। आसवान डैम नाइल रिवर के ऊपर बना है और ये किस कंट्री में बना हुआ है? मिस्र में बना हुआ है। ये किस कंट्री में बना हुआ है? मिस्र में बना हुआ है। आगे बात करते हैं कांगो रिवर के बारे में।
इस स्लाइड से हटते हैं और कांगो रिवर के बारे में जाते हैं। आपको ये देखने को मिलेगा कांगो रिवर। कांगो रिवर हम देखते हैं मैप में कि ये इक्वेटर से बिल्कुल पास होकर जाती है। कांगो रिवर कहा जाता है कि कांगो जो है इक्वेटर में स्थित है और यहाँ अधिक वर्षा होती है। रीज़न यही है कि जो भी प्लेसेस, जो भी स्थान इक्वेटर के पास में है, वहाँ पे अधिक से अधिक अत्यधिक वर्षा होनी लाजमी है। नेक्स्ट है इसी के आगे हम लोगों का कांगो रिवर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसी के बारे में आगे चलते हैं। विक्टोरिया लेक के बारे में भी हम लोगों ने देखा था। विक्टोरिया लेक जो है वो 3 देशों के साथ में सीमाएं साझा करती हैं। तो कौन कौन सी 3 देशों के साथ में सीमा साझा करती हैं, इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं जरा। इसी के आगे लेके चलते हैं हम लोग। नाइजर नदी के बारे में हम यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रिवर और है यहाँ पे, नाइजर रिवर। नाइजर रिवर के बारे में जब हम बात करते हैं तो नाइजर रिवर को अफ्रीका में तेल नदी भी कहा जाता है या ऑयल रिवर भी कहा जाता है। ऑयल रिवर या तेल नदी के नाम से काफ़ी ज़्यादा मशहूर रिवर है यहाँ पे नाइजर रिवर। नाइजर रिवर में भी एक डैम बना हुआ है। तो नाइजर रिवर में जो डैम बना हुआ है उस डैम का नाम है कैंची रिवर। कैंजी रिवर, कैंजी डैम, सॉरी। नाइजर रिवर में आपका एक डैम बना हुआ है, वो नाम है कैंजी डैम, कैंजी डैम। इसी के आगे बात करते हैं कांगो रिवर के बारे में। तो कांगो रिवर के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो कांगो रिवर इक्वेटर के पास में, और कांगो रिवर इक्वेटर को 2 बार काटती है। कांगो रिवर जो है वो इक्वेटर को 2 बार काटती है इस माध्यम से। कुछ कांगो रिवर जो है इक्वेटर को 2 बार काटती है। और वहीं लिम्पोपो रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, यहाँ पे आपको जाती हुई एक लाइन दिख रही होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, लिम्पोपो रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बहुत वन वर्ड के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कि कांगो रिवर इक्वेटर को 2 बार काटती है, वहीं लिम्पोपो जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है। आगे बात करते हैं जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका का बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है। इसी के बारे में आगे बात करते हैं। यहाँ पे विट्टावर्सरैंड की पहाड़ियाँ हैं, जोहानिसबर्ग में देखने को मिलते हैं, साउथ अफ्रीका में ही आ जाते हैं। और यहाँ पे ही आपको देखने को मिलता है विट्टावर्सरैंड की पहाड़ियाँ, विट्टावर्सरैंड की पहाड़ियाँ। विट्टावर्सरैंड की पहाड़ियाँ जो हैं, यहाँ पे बोला जाता है गोल्ड की माइनिंग या सोने की माइनिंग या गोल्ड की माइनिंग काफ़ी ज़्यादा की जाती है। इसीलिए जोहानिसबर्ग को स्वर्ण नगर कहते हैं। इसीलिए जोहानिसबर्ग को स्वर्ण नगर कहा जाता है। इसी के बारे में हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है इसी के आगे साउथ अफ्रीका की कैपिटल की बात करते हैं। तो साउथ अफ्रीका की प्रशासनिक कैपिटल की बात करते हैं तो वो है आपकी प्रीटोरिया। साउथ अफ्रीका की जो है वो प्रशासनिक राजधानी है। वहीं अगर वैधानिक राजधानी की बात करें, साउथ अफ्रीका की वैधानिक राजधानी की बात करें तो वो बोला जाता है केप टाउन को। प्रशासनिक राजधानी बोला जाता है प्रीटोरिया को और वैधानिक राजधानी बोला जाता है यहाँ पे केप टाउन को। कॉन्गो में सदाबहार वन मिलते हैं, क्योंकि रीजन क्या है कि यहाँ से इक्वेटर पास होता है, हैवी रेनफॉल होती है। हैवी रेनफॉल होने की वजह से यहाँ पे आपको सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। अफ्रीका के नॉर्थ एरिया में आपको सहारा डिजर्ट और साउथ में कालाहारी डिजर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको इमेज क्लियर हो जाएगी। आई थिंक यही पार्ट है आपका, जैसे कि मैं कुछ इरेज करता हूँ तब थोड़ा सा आपको क्लियर होगा कि कालाहारी डिजर्ट और सहारा डिजर्ट आपको कहाँ देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको साउथ में आपको कालाहारी डिजर्ट देखने को मिलेंगे। अफ्रीका के कालाहारी डिजर्ट साउथ में पड़ेंगे, वहीं सहारा डिजर्ट आपको नॉर्थ में देखने को मिलेंगे। सहारा डिजर्ट आपको नॉर्थ में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है
साउथ अफ्रीका की बात करते हैं। यहाँ पे आपका साउथ अफ्रीका में है, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जस्ट नीचे लाई कर रहा है साउथ अफ्रीका। यहाँ की जलवायु की बारे में बात करते हैं तो यहाँ की जलवायु जो है वो शीतोष्ण जलवायु है। यहाँ की जलवायु के बारे में बात करते हैं तो यहाँ की जलवायु जो है वो शीतोष्ण जलवायु बोली जाती है। अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका, देखिए एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट अलग है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर ही एक कंट्री आता है साउथ अफ्रीका जिसे बोलते हैं। यहाँ की जलवायु शीतोष्ण जलवायु, यहाँ की जलवायु जो है वो शीतोष्ण जलवायु है। यहाँ पे कैसी जलवायु बच्चों? शीतोष्ण जलवायु मिलती है आपको। आप नाम से जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ यहाँ पे आप लिखते जा रहे हैं। यहाँ पे घास के मैदान भी होते हैं। यहाँ के घास के मैदान या प्रेरीज के मैदानों को या घास के मैदानों को वेल्ड्स कहते हैं। यहाँ पे घास के मैदानों को वेल्ड्स कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपको करवा रहा हूँ। शायद यहाँ पे अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के वन वर्ड्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आपको थोड़े ही समय में पूरा क्लियर हो गया होगा। आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा आप लोगों को, किसी भी एग्जाम वगैरह की तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे प्रेरीज या घास के मैदानों को वेल्ड कहा जाता है। ओके, तो ये था थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मेरा अफ्रीका के बारे में। होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा, समझ में आया होगा और बेसिक नॉलेज आपको अफ्रीका की बहुत अच्छे से मिली होगी। हम लोग अभी बेसिक नॉलेज ले रहे हैं, 1 मार्च तक हम लोग बेसिक नॉलेज लेते रहेंगे। 1 मार्च के बाद भी हम लोग कंटिन्यू क्लासेस स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग प्रॉपर डीप नॉलेज लेंगे जो यूपीएससी लेवल के लिए भी सबसे बेस्ट रहेगा। आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, जिससे भी मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।